हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की बुक। ठीक है। ये बुक जो है हमने कल से ही पढ़ना स्टार्ट किया है। हम इसका पहला ही चैप्टर भी पढ़ रहे हैं। तो पहले चैप्टर में कल जो हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह है ये पढ़ा था हमने। इसमें हम लोग कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे और बाकी का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमने आज की वीडियो के लिए छोड़ दिया था। तो हम लोगों ने जो मैं आपको बता दूं यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, लास्ट स्वरों की संख्या तक। ठीक है। अब उससे आगे जो हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, मुख खुलने के आधार पर, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि हम लोगों ने कितना पढ़ लिया था। वैसे तो ये है कि जो लोग ये वाली वीडियो देख रहे हैं उनको इतना समझ में नहीं आएगा, वो इससे पहले वाली वीडियो देखें, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने यहीं से पढ़ाया है, हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह से। तो पहले आप लोग मेरी वो वीडियो वीडियो देखिए और उसके बाद फिर आप लोग ये वाली वीडियो देखिए, तभी आपको इसमें समझ में आएगा। ठीक है। इतना बता देती हूँ कि हम लोग अभी वर्णमाला व विराम चिन्ह के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा अभी वर्णमाला चल रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे स्वरों के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जहाँ से हमने कल छोड़ा था। मुख खुलने के आधार पर, स्वर मुख खुलने के आधार पर, संवृत स्वर और विवृत स्वर, संवृत स्वर और विवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है अर्थात लगभग बंद रहता है, उन्हें संवृत स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है अर्थात लगभग बंद ही रहता है, उन्हें संवृत स्वर कहा जाता है। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ से ऋषि। ठीक है। स्वरों के उच्चारण में, तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सा समृद्ध स्वर है या कौन सा स्वर समृद्ध स्वर नहीं है, तो आपको इनमें से पहचानना है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। विवृत स्वर, विवृत स्वर की परिभाषा क्या होती है? जिस स्वर के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है अर्थात पूरा खुलता है, जिस स्वर के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है अर्थात पूरा खुलता है, उसे विवृत स्वर कहा जाता है। जैसे कि बड़ा आ, जब आप बड़ा आ बोलोगे तो जो आपका मुंह है वो पूरा खुल जाता है, तो उसको विवृत स्वर कहा जाता है। ठीक है। अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर की परिभाषा क्या होती है? समृद्ध स्थिति में कुछ अधिक खुलता है अर्थात मुंह आधे से कम खुलता है। अर्ध समृद्ध का मतलब क्या हुआ? कि जो मुंह है वो आधे से भी कम खुलता है। जैसे जब आप छोटी ए, छोटा ओ स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो आपका जो, आप खुद नोटिस करिएगा कि जब आप ए ओ बोलेंगे तो आपका जो मुंह है वो बहुत ही कम खुलेगा। तो जो छोटी ए और छोटा ओ जो होता है ना, वो अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं। फोर्थ नंबर, अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर की परिभाषा हम यहाँ पढ़ेंगे। विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है अर्थात मुंह आधे से ज्यादा खुलता है। विवृत में क्या होता है? विवृत में हमारा जो मुंह है वो पूरा खुलता है। ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये विवृत है, विवृत में हमारा मुंह पूरा खुलता है, और जो विवृत स्वर होता है वो कौन सा होता है? आ। जब हम बड़ा आ बोलेंगे तो हमारा मुंह पूरा खुल रहा है, तो वो विवृत हो गया। और अर्ध विवृत का मतलब यही हो गया कि हमारा जो मुंह है वो विवृत से थोड़ा सा कम खुल रहा है, वो अर्ध विवृत हो गया। तो जब जो ये अक्षर होते हैं कौन कौन से होते हैं? अ, ए और औ। अ, ए और औ का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारा मुंह है वो आधा खुलता है, मतलब कि अर्ध विवृत खुलता है, तो इनको अर्ध विवृत स्वर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम आ गए अपना ओष्ठों मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठों मुखाकृति के आधार पर वर्तुल स्वर, गोलाकार, व्रतमुखी या वृत्ताकार, इन सब का एक ही मतलब है। वर्तुल स्वर, गोलाकार, व्रतमुखी एवं वृत्ताकार, इनका चारों का एक ही मतलब है। अब इनकी परिभाषा क्या होती है? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? वर्तुल स्वर, गोलाकार स्वर, व्रतमुखी स्वर या वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं, जब हम किसी चीज को बोल रहे हैं तो हमारे जो जो हमारे ओष्ठ हैं वो गोल हो जाते हैं। जैसे कि छोटा ऊ जब आप बोलेंगे, ऊ, बड़ा ऊ जब आप बोलेंगे, ओ, औ, जब आप ये चारों ही जो वर्ड हैं, जब आप ये इन चारों को बोलेंगे तो जो आपका मुंह है, जो आपके ओठ हैं वो गोल हो जाते हैं, तो इनको वर्तुलस्वर कहा जाता है। ठीक है। अब अव्रतमुखी, प्रसृत या अवृत्ताकार, अव्रतमुखी, प्रसृत या अवृत्ताकार, इन तीनों का एक ही मतलब है। परिभाषा क्या है इनकी? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते अपितु फैल जाते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते हैं अपितु फैल जाते हैं। मतलब वर्तुल में तो गोल हो रहे थे, अब इसमें क्या है? गोल नहीं होंगे बल्कि फैलेंगे। जैसे कि अ, आ, ई, ए, ऐ। जब हम ये जो छह के छह वर्ड है, आप इन्हें बोलकर देखिए। अ, आ, ई, ए, ऐ। जब आप बोलोगे तो आपके जो ओठ है वो गोल नहीं होंगे, तो इन्हें क्या बोलते हैं? अव्रतमुखी या प्रसूत या अव्रताकार। इनकी संख्या कितनी होती है? छह।
इंपॉर्टेंट, वर्तुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। अवृतमुखी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 6। ठीक है। टिप्पणी में रे अर्धवृत्ताकार स्वर है, रे अर्धवृत्ताकार स्वर है। ठीक है। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं स्वरों के? मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। नीचे वाले 2 आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन वो मैं पढ़ के सुना दूंगी। पहला, कंठ स्वर। कंठ स्वर के अंतर्गत क्या आता है? अ आ। कंठ स्वर के अंतर्गत क्या आता है? अ आ, मतलब छोटा आ और बड़ा आ, ये हमारे कंठ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तालव्य मतलब कि तालु। तालु स्वर कौन से होते हैं? ई, छोटी ई व बड़ी ई। मूर्धन्य स्वर, मूर्धन्य स्वर क्या है? रि, मतलब रि से ऋषि जो होता है वो मूर्धन्य स्वर होता है। ओष्ठ स्वर, ओष्ठ स्वर मतलब उ, मतलब जिनको बोलने के लिए ओठ यूज होते हैं। ओठ मतलब ओठ के बिना हम इनको बोली, अगर आप गैस करो कि मान लो किसी इंसान का कोई ओठ कट जाता है या नहीं होता है, तो अगर उसको उ या उ बोलना वो चाहे तो क्या वो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। तो इनको ओष्ठ स्वर कहा जाता है। अब ये आपका 5 नंबर पे है, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये है आपका कंठ तालव्य स्वर। 5 नंबर का क्या है? 5 नंबर का है आपका कंठ तालव्य स्वर। ठीक है। तो कंठ तालव्य स्वर का क्या मतलब है? जिनको बोलने के लिए कंठ और तालु दोनों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। ए आए, ए आए मतलब छोटी ए और बड़ी ए जो है वो हमारे कंठ तालव्य स्वर है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ये कंठ तालव्य स्वर वाला तो जो है ये मैंने टीजीटी पीजीटी में ना जाने कितनी बार देखा है, कितने पेपरों में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कंठ तालव्य स्वर कौन सा है। उसमें आपको ऑप्शन में ए और आई दिया होगा, वो आपको टिक करना होता है। ठीक है। अब जो 6 नंबर का है वो क्या है? 6 नंबर का मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाती हूँ। एक्चुअली ये थोड़ी सी स्कैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है, ये अच्छे से स्कैन नहीं किया है, इस वजह से जो ये 6 नंबर पे है ये है कंठोष्ठ स्वर। कंठोष्ठ स्वर, कंठोष्ठ स्वर का क्या मतलब होता है? जिसको बोलने के, जिनको बोलने के लिए कंठ और ओठ दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो छोटा ओ और बड़ा ओ औ को बोलने के लिए कंठ और ओठ दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको कंठोष्ठ स्वर कहते हैं। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं आगे। अब हम अयोगवाह ध्वनियों ध्वनियों के बारे में पढ़ेंगे। अयोगवाह ध्वनियाँ क्या होती हैं? अयोगवाह ध्वनियाँ क्या होती हैं? वे ध्वनियाँ जिनका किसी वर्ड से योग नहीं होता है। वे ध्वनियाँ जिनका किसी वर्ड से योग नहीं होता है, उन्हें अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। उन्हें अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। ये निम्नलिखित 2 हैं। अयोगवाह ध्वनियाँ कितनी हैं? 2 हैं। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि ये आपको ये छोटी अंक बड़ी अंक दे देंगे लिख के और पूछेंगे कि बताइए, ऑप्शन मतलब काफ़ी सारे दिए होंगे, उसमें आपका एक ऑप्शन होगा ये छोटी अंक बड़ी अंक का, और आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सा अयोगवाह है। तो आपको बताना होगा कौन सा अयोगवाह है, या फिर कभी कभी अयोगवाह की संख्या पूछी जाती है कि कितने अयोगवाह हैं, हिंदी में कितने अयोगवाह हैं, तो हिंदी में 2 अयोगवाह हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? छोटी अंक और बड़ी अंक। ठीक है। जैसे अब मान के चलिए कंपन और पुनः लिखा हुआ है, तो कंपन अगर आपको लिख के दे दिया जाए और पूछा जाए ये क्या है, तो आपको उसमें बताना होगा ये अयोगवाह है, क्योंकि उस पर छोटी अंक की बिंदी लगी हुई है। अब हम यहाँ पे अयोगवाह, इनके नाम, इनके उच्चारण, स्थान, ये सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। तो अयोगवाह, एक कॉलम में लिखा है छोटी अंक, एक में लिखा है बड़ी अंक। नाम क्या है इनके? छोटी अंक जो है उसको अनुस्वार कहते हैं, मतलब कि जो ऊपर अंक की बिंदी लगी है ना उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ये आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा बताइए दिए गए ऑप्शंस में से सॉरी अनुस्वार कौन सा है, तब आपको जिस पे छोटी अंक की बिंदी लगी होगी उसको बताना होगा कि वो अनुस्वार है, मतलब छोटी अंक को अनुस्वार कहते हैं। बड़ी अंक विसर्ग, ये इसके आ के पीछे जो 2 बिंदियां लगी हुई है ना इनको विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको विसर्ग कहते हैं। उच्चारण स्थान, अनुस्वार का जो हम उच्चारण करते हैं वो कैसे करते हैं? तो छोटी अंक का जो हम उच्चारण करते हैं जब बोलते हैं तो नासिका से बोलते हैं, मतलब इसका, इसकी जो आवाज़ आती है ना वो नाक के थ्रू आती है। बड़ी अंक, बड़ी अंक मतलब कि जब हम बड़ी अंक बोलते हैं या बड़ी अंक से जुड़ा हुआ कोई भी हम शब्द बोलते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं ऊपर जो दिया हुआ है वही देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है पुनः, तो जो हम पुनः बोल रहे हैं, पुनः को बोलने में क्या काम कर रहा है? हमारा कंठ काम कर रहा है। तो जो बड़ी अंक की जो आवाज़ आती है ना वो कंठ से आती है। ठीक है। घोषत्व, घोष अघोष ये जो है ना वो हम आगे सारे टॉपिक आएंगे वन बाय वन करके, तो अभी इसमें जितना लिखा हुआ है आप लोग ये समझ लीजिए, बाकी आगे जब ये टॉपिक आएंगे तो मैं आपको पूरा पूरा डिटेल में समझाऊंगी घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो घोषत्व, अब जो छोटी अंग है मतलब कि जो अनुस्वार है वो सघोष होता है, और आपका जो बड़ी अंग है वो भी सघोष ही होता है। ठीक है। प्राणत्व में, अब प्राणत्व में जो छोटी अंग है उसे अल्प प्राण कहा जाता है, और जो आपका बड़ी अंग है उसे महाप्राण कहा जाता है। छोटी अंग को अल्प प्राण कहा जाता है, बड़ी अंग को महाप्राण कहा जाता है। अनुस्वार को अल्प प्राण कहा जाता है, विसर्ग को महाप्राण कहा जाता है।
ठीक है। उच्चारण, अब जो इनका उच्चारण करते हैं वो कैसे करते हैं, तो इसको हम मतलब उच्चारण में इनके पीछे क्या क्या शब्द आ सकते हैं, ड, अणा, अणा, न, म, ये सब आता है। और जो बड़ी अंग है इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो आहा, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल ये दिए, यही ले लीजिए, जैसे कि कंपन है। सॉरी, जैसे कि हाँ हम पढ़ रहे थे कंपन, एग्जाम्पल दे रही थी मैं। तो जो ये कंपन है, जब हम कंपन बोल रहे हैं तो कंपन में हमें जो अंकी बिंदी है उसमें किसकी आवाज आ रही है, कंपन, माँ की आवाज आ रही है ना। उसी तरीके से जब हम पुनः बोलेंगे तो पुनः, पुनः में हमें किसकी आवाज आ रही है, पुनः, अह, अह की आवाज आ रही है ना। तो जो विसर्ग का हम उच्चारण करते हैं उसमें आह की आवाज आती है, और जो हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं उसमें ड, अणा, अणा, ना और माँ की आवाज आती है। अनुस्वार, जब किसी वर्ड का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। जब किसी वर्ड का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, तब उसे प्रकट करने के लिए सिरोरेखा के ऊपर बिंदु, तब उसे प्रकट करने के लिए सिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। तब उसे प्रकट करने के लिए क्या किया जाता है, सिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। तब उसे प्रकट करने के लिए क्या किया जाता है, उसके ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है ना। इसे ही अनुस्वार कहते हैं, इसे ही अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे अनुस्वार कहते हैं, है ना। तो ये जो है ये हमारा क्या है, ये अनुस्वार है, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, जैसे बंदर, कंधा, संग, लंगर आदि, ये सारे क्या हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पंचम वर्ड के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग बिंदु के रूप में किया जाता है। पंचम वर्ड के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग बिंदु के रूप में किया जाता है। शब्द के अनुसार, शब्द में अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो उसी वर्ग के पंचम वर्ड को अनुस्वार के रूप में बोला या लिखा जाता है। शब्द में अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो, शब्द में अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो उसी उसी वर्ग के पंचम वर्ड को अनुस्वार के रूप में बोला या लिखा जाता है। का वर्ग, अब हम आ जाते हैं का वर्ग पे। तो का वर्ग में जैसे कि मान के चलो हमने लिखा गंगा, है ना, गंगा, तो गंगा में जो ये डा आ रहा है, तो डा आ रहा है, ये जो डा आता है वो किसके अंतर्गत आता है, ये आता है का वर्ग के अंतर्गत। फिर हम आ जाते हैं नीचे ता वर्ग में, क्या लिखा है, पंथ, पंथ लिखा है। पंथ, इसमें किसकी आवाज आ रही है, ना की आवाज आ रही है। और ना जो हमारा अक्षर है वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, वो ता वर्ग के अंतर्गत आता है। ता था दा धा ना आता है ना, तो ना से नल जो होता है वो ता वर्ग के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं पा वर्ग पे, क्या लिखा है, चंपक, तो इसमें जो अंकी बिंदी है उससे किसकी आवाज आ रही है, चंपक, माँ की आवाज आ रही है। तो जो माँ है वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, पा वर्ग के अंतर्गत आता है। पा पा बा बा माँ आता है, तो ये पा वर्ग के अंतर्गत आता है। अब हम आ जाते हैं अपना चा वर्ग पे। तो ये चा वर्ग में क्या है, चंचल, इसमें ये अणा आ रहा है, चंचल, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये जो अणा आता है ये किसके अंतर्गत आता है, ये चा वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपना टा वर्ग पे, किस पे आ जाते हैं, टा वर्ग पे। क्या लिखा है, पंडित, पंडित में जो अणा आ रहा है ये किसके अंतर्गत आता है, ये टा वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनुनासिक। अभी हमने क्या पढ़ा, अनुस्वार, अब हम क्या पढ़ेंगे, अनुनासिक। क्या पढ़ेंगे अब हम, अनुनासिक। ठीक है, तो जो अनुनासिक है, अनुनासिक किसे कहते हैं, जब किसी वर्ड का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है। अनुस्वार में क्या होता है, हवा केवल नाक से निकलती है, लेकिन अनुनासिक में क्या होता है कि जो हवा है जब हम किसी वर्ड का उच्चारण कर रहे होते हैं तो नाक के साथ साथ मुंह से भी निकलती है, तब उस वर्ड के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। इसे ही हम अनुनासिक कहते हैं। क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि इसमें अनुस्वार कौन सा है और अनुनासिक कौन सा है, इसे ही हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे पंखुड़ी, पंखुड़ी जो लिखा हुआ है तो इसके ऊपर जो ये चंद्रबिंदी लगी हुई है ना, इसी को क्या कहते हैं, अनुनासिक। तांगा लिखा है, तांगा के ऊपर चंद्रबिंदी लगी है, इस चंद्रबिंदी को ही हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। जब सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो तब चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। जब सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो तब चंद्र बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है, अन्यथा बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे यहीं, कहाँ, कहीं आदि। मतलब कि ये है, जैसे ये यहीं लिखा है तो ये यहीं पे बड़ी ई की मात्रा लगी है ना, तो जहाँ पे मात्रा लगी है वहां पे तो बिंदु का प्रयोग होगा, और जहाँ पे मात्रा नहीं लगी होती है वहां पे चंद्र बिंदु का यूज होगा। ठीक है, ये इतना डीप जो मैं बता रही हूँ ना, ये मैं टीजीटी पीजीटी वालों के लिए बता रही हूँ। इतना डीप कांस्टेबल एसएससी जीडी एसएससी के एग्जाम्स में नहीं आता है। आप लोग सिर्फ ऊपर ऊपर का जो मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए, बट इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक तक पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन केस कभी क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाके आ जाता है
तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैं आपको इतना डीप में पढ़ा रही हूँ। विसर्ग। विसर्ग, इस ध्वनि का उच्चारण हा के समान होता है। इस ध्वनि का उच्चारण हा के समान होता है। यह स्वर्ग नहीं है, जो विसर्ग है वो स्वर्ग नहीं है। इसे आ के साथ जोड़कर अंग की तरह लिखा जाता है। विसर्ग जो है उसे हम आ के साथ, आ के पीछे दो बिंदियां लगाते हैं, वही तो विसर्ग हो जाता है। उसी को तो हम विसर्ग, ये जो दो बिंदियां हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें विसर्गी तो कहते हैं। लेकिन ये स्वर नहीं होती हैं। जैसे कि आ है वो तो स्वर है, लेकिन ये बिंदियां स्वर नहीं है। इसे आ के साथ जोड़कर अंग की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्राय संस्कृत के तत्सम शब्दों में किया जाता है। जो विसर्ग होता है ना, विसर्ग का प्रयोग जो होता है वो हम हिंदी में नहीं करते, हम संस्कृत में करते हैं इसका प्रयोग। जैसे कि प्रातः है, अंत है, स्वतः, जो हम ये शब्द लिखते हैं ये सारे क्या होता है, ये संस्कृत के हैं। प्रातः जो है संस्कृत का ही तो शब्द है, प्रातः का मतलब हिंदी में तो सुबह होता है। तो ये इसका विसर्ग का जो प्रयोग है वो संस्कृत शब्दों में ज़्यादा किया जाता है, इसे भी जाने। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के स्थान पर निम्न क्रम है। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के स्थान पर निम्न क्रम है। आ, छोटा आ, बड़ा आ, कंठ की आवाज, कंठ के अंतर्गत आते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, तालु के अंतर्गत आते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। री से ऋषि मूर्धा के अंतर्गत आता है। छोटी ए, बड़ी ए कंठ तालव्य अक्षर है। क्या है? कंठ तालव्य अक्षर है। याद करने वाले हैं, छोटी ए बड़ी ए क्या है? कंठ तालव्य अक्षर है। क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछा ही जाता है। छोटी ओ बड़ी ओ कंठोष्ठ है, मतलब कंठ और ओष्ठ। छोटी ओ बड़ी ओ की जो आवाज आती है ना, जब हम इन दोनों को बोलते हैं तो कंठ और ओठ दोनों का यूज होता है, इसलिए इसे कंठोष्ठ के अंतर्गत रखा गया है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों क्रम यह है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों का क्रम यह है। सजातीय स्वर। सजातीय स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। सजातीय स्वर कौन कौन से हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। विजातीय स्वर कौन कौन से हैं? री से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री से ऋषि ए, आए, ओ, औ। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। स्वरों के संदर्भ में क्या है, मैं इसको हाईलाइट करके दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा। स्वरों के संदर्भ में विशेष तथ्य। स्वरों के संदर्भ में विशेष तथ्य क्या है? स्वर स्वतः उच्चारित होते हैं। स्वर स्वतः उच्चारित होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जो स्वर होते हैं वो स्वतः ही उच्चारित होते हैं, उनके लिए किसी ध्वनि की हमें आवश्यकता नहीं लेनी, मतलब किसी भी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है उनके उच्चारण में। रे ऋषि का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। रे का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, अतः इसे तत्सम स्वर कहते हैं। जो रे है इसे क्या कहते हैं? इसे तत्सम स्वर कहते हैं। तत्सम स्वर, तत्सम स्वर मतलब कि संस्कृत का स्वर। ठीक है, शेष स्वर तत्सम व तद्भव दोनों होते हैं। जो बाकी के स्वर होते हैं वो तत्सम भी होते हैं और तद्भव भी होते हैं। तत्सम और तद्भव क्या होता है ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको तत्सम तद्भव सब बताऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। तत्सम का मतलब होता है वे शब्द, तत्सम शब्द वे होते हैं वे शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे लिखे जाते हैं वैसे की वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों ही लिखे जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से निकल कर आते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से निकल कर आते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल प्रातः का ही दिया था। जो प्रातः है वो क्या है? वो संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का शब्द है, इसलिए जो प्रातः है उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। और प्रातः का मतलब होता है सुबह, तो जो सुबह है वो तद्भव शब्द है, मतलब कि वो संस्कृत से निकल कर आया है। तो तत्सम शब्द के तत्सम और तद्भव के बारे में मैंने बेसिक नॉलेज दे दी है। नेक्स्ट, अ अंग्रेजी से हिंदी में आया है। जो अ है वो अंग्रेजी से हिंदी में आया है तथा ग्रहण कर लिया गया है, अतः इसे आगत या ग्रहित स्वर भी कहा जाता है। जो अ है वो अंग्रेजी से हिंदी में आया है तथा ग्रहण कर लिया गया है, अतः इसे आगत या ग्रहित स्वर कहते हैं। यह आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। ये आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है। स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, अतः सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अतः सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अब अल्प प्राण और महाप्राण क्या है ये आगे टॉपिक है, मैं इस टॉपिक को तभी पढ़ाऊंगी, आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी। इसलिए अभी जो इसमें शब्द दिया आप इस शब्द को समझ लो, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अतः सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां में कंपन होता है। स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अतः सभी स्वर घोष सघोष होते हैं। अतः सभी स्वर घोष सघोष होते हैं। स्वर ध्वनियों के अंतर्गत कोई भी ध्वनि दंत ध्वनि नहीं है। जितनी भी हमारी स्वर ध्वनियां है ना, उनके अंतर्गत कोई भी ध्वनि जो है वो दंत ध्वनि नहीं है। मतलब दंत ध्वनि नहीं है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, ओष्ठ क्या है, तालव्य क्या है, मूर्धा क्या है, तो मतलब और तो बाकी की ध्वनियां हैं स्वर ध्वनियों के अंतर्गत, लेकिन कोई भी दंत ध्वनि नहीं है।
अयोगवाह ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतः तत्सम शब्दों में होता है। अयोगवाह ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतः तत्सम शब्दों में होता है। अयोगवाह कौन से? अयोगवाह जो मैंने वहां पढ़ाए थे ना, कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? छोटी अंक और बड़ी अंक। छोटी अंक की बिंदी और बड़ी अंक की बिंदी। बड़ी अंक की बिंदी को क्या कहते हैं हम? विसर्ग। और छोटी अंक को क्या कहते हैं? अनुस्वार। ठीक है। विसर्ग हमेशा तत्सम होता है। ये मैंने पहले आगे भी बताया था ना, जो विसर्ग होता है वो हमेशा तत्सम होता है। अनुस्वार तत्सम व तद्भव दोनों होते हैं। ये विसर्ग हमेशा तत्सम होता है। अब ये आगे जो है कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। ये एक तरीके से मैं आपको जो पढ़ के बताऊंगी ये याद करने वाली बातें हैं। ये आपको सारे याद होने चाहिए। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो कि पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? जो मैंने वहां आपको पढ़ाया है सेम ये वही है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर एवं व्यंजन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों का जब मेल होता है उसे क्या कहा जाता है? अक्षर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? 33। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर। जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? आ। दीर्घ स्वर है ई। इसमें जितने भी दीर्घ स्वर होते हैं ना वो सारे स्वर याद होने चाहिए। तो दीर्घ स्वर कौन सा है? आ। दीर्घ स्वर है ई। कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये जो तीनों हैं ये मूल दीर्घ स्वर हैं। अनुस्वार तत्सम व तद्भव दोनों हो सकते हैं। अनुस्वार तत्सम व तद्भव दोनों हो सकते हैं। छोटी ई, बड़ी ई एवं री स्त्रीलिंग वर्ड है। छोटी ई, बड़ी ई एवं री से ऋषि स्त्रीलिंग वर्ड है। प्लूत स्वर क्या होते हैं? प्लूत स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं। जो प्लूत स्वर होते हैं वो हिंदी में नहीं पाए जाते हैं। प्लूत स्वर जो है वो केवल संस्कृत भाषा में पाए जाते हैं। जबकि विविध परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। मतलब कि एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाता है कि जो प्लूत स्वर होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? हिंदी के अंतर्गत आते हैं या संस्कृत के अंतर्गत आते हैं? तो जो प्लूत स्वर हैं वो केवल संस्कृत के अंतर्गत आते हैं, हिंदी के अंतर्गत नहीं आते हैं। हिंदी में सामान्यतः प्लूत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। हिंदी में सामान्यतः प्लूत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। वैदिक भाषा एवं नाटक आदि का संवाद लिखते समय वैदिक भाषा एवं नाटक आदि का संवाद लिखते समय वैदिक भाषा एवं नाटक आदि का संवाद लिखते समय या पुस्तक के संदर्भ में प्रयोग होता है। प्लूत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। मतलब जो प्लूत स्वर होते हैं ना, तो प्लूत स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं ना तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसमें। मात्रा के आधार पर हिंदी में किसी भी स्वर के उच्चारण मात्रा के आधार पर हिंदी में किसी भी स्वर के उच्चारण ह्रस्व का 3 गुना समय लगे उसे प्लूत स्वर कहते हैं। मतलब कि मात्रा के आधार पर हिंदी में किसी भी स्वर का उच्चारण करने के लिए अगर ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लग रहा है, ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लग रहा है तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जिसका कोई चिन्ह नहीं होता है। जिसका कोई चिन्ह नहीं होता है। इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है। जिसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है। जैसे कि ओम। जैसे कि ओम। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जीव के भाग के आधार पर तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत आएगा? जीव के भाग के आधार पर तो कौन सा भेद इनके अंतर्गत आएगा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जीव के आधार पर हमने स्वरों के भेद पढ़े थे। इससे ऊपर लास्ट वाली वीडियो में पढ़ाए थे। जो पिछली वाली वीडियो थी, इससे पहले वाली वीडियो, उसमें मैंने पढ़ाया था ना कि जीव के आधार पर स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं। तो वो ये 3 भेद होते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर एवं पश्च स्वर। मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कौन सा होता है? स्वर पढ़ाए थे ना मैंने। अग्र स्वर कौन सा होता है, मध्य स्वर कौन सा होता है, पश्च स्वर कौन सा होता है। तो इसी में ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये पुराने आए हुए क्वेश्चन ही हैं। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। अक्सर पूछे जाते हैं ये तो कांस्टेबल में और आपका 10+2 के जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी में, ये वाले क्वेश्चन तो हिंदी में सब में ही पूछ लिए जाते हैं। मध्य स्वर कौन सा है? तो जो आ होता है ना, छोटा आ, वो जो है वो हमारा मध्य स्वर होता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है?
भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो हमारा बड़ा ऊ है वो किस प्रकार का स्वर है, तो वो जो है वो पश्च संवृत स्वर है। कैसा स्वर है? पश्च संवृत स्वर है। अर्धविवृत स्वर कौन सा है? अर्धविवृत स्वर कौन सा है? जिसमें मुंह आधा खुलता है। अर्धविवृत का मतलब क्या है? जिसमें हमारा जो मुंह है वो आधा खुलता है। तो जो बड़ी ए है वो अर्धविवृत स्वर है। बड़ी ए क्या है? अर्धविवृत स्वर है। संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कौन से हैं? छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ए, आए, ओ, आओ। क्या है ये? संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वरों की संख्या भी पूछ ली जाती है कभी कभी। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कंठ तालव्य स्वर है। ये मैं अभी लास्ट में मैं बता ही रही थी कि ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट बनता है कि कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं। तो जो छोटी ए और बड़ी ए होती है ना, ए और ऐ, वो कंठ तालव्य स्वर होते हैं। मतलब इन दोनों को बोलने के जब हम बोलते हैं तो इसके लिए हमें अपना कंठ और तालु दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे कंठ तालव्य कहा जाता है। कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता का मतलब क्या है? अनुनासिकता का मतलब बताया था ना, जिसके ऊपर चंद्रबिंदी लगी होती है उसको अनुनासिक कहा जाता है। तो जो ये कटीला या संभालना लिखा हुआ है ना, तो ये संभालने में माँ लगा दिया है। अगर यहाँ पे माँ ना हो के ऊपर चंद्रबिंदी होती तो भी, और ये माँ है ये भी, तो ये इसमें किसका काम कर रहा है? अनुनासिक का काम कर रहा है। तो इसमें कौन से शब्द अनुनासिक, कौन से शब्दों में अनुनासिकता है? संभालना और कटीला। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन पहचानना होता है। ठीक है। किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ड का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और तालु है? तो कौन कौन से होते हैं? छोटी ए और बड़ी ए। छोटी ए और बड़ी ए जो होते हैं वो कंठ तालव्य होते हैं। ठीक है। अब ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन वही है लेकिन दूसरे तरीके से पूछ लिया कि बड़ी ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? बड़ी ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? कंठ तालव्य। क्या है? कंठ तालव्य। अब इससे नीचे भी यही सेम क्वेश्चन यही रिपीट हुआ है। स्वर ए व ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर ए व ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी में नहीं होता है। तो जो स्वर होते हैं मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। ठीक है। वर्ड तालिका के अनुसार, वर्ड तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? जो वर्ड तालिका है उसके अनुसार ह्रस्व और दीर्घ जो है वो क्या है? तो वर्ड तालिका के अनुसार ह्रस्व और दीर्घ जो, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत जो है वो स्वर है, लेकिन प्लुत संस्कृत का स्वर है, ह्रस्व और दीर्घ जो है वो हिंदी के स्वर हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? निर्नुनासिक स्वर। क्या कहलाते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? निर्नुनासिक स्वर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 33। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 33। वर्णमाला में कितने वर्ड हैं? 52। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं? अक्षर। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं? अक्षर। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अभी ये ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, बाकी का ये जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं ये हम कल पढ़ेंगे। प्लुत स्वर कौन सा है? ओम। प्लुत स्वर कौन सा है? ओम। कौन सा स्वर संवृत है? कौन सा स्वर संवृत है? छोटी ई। संवृत का मतलब क्या होता है? जिन्हें बोलने के लिए मुंह बहुत ही कम खुलता है वो संवृत, और जिन्हें बोलने के लिए मुंह बहुत अधिक खुलता है वो विवृत होते हैं। तो कौन सा स्वर संवृत है? छोटी ई। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। स्वर किसका भेद है? वर्ड का। जो स्वर है वो किसका भेद है? वर्ड का। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप। ओ और औ किस प्रकार के वर्ड हैं? ओ और औ किस प्रकार के वर्ड हैं? कंठोष्ठ हैं। कंठ, इनको बोलने के लिए कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग किया जाता है। कंठ और ओठ दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको कंठोष्ठ वर्ड कहा जाता है। ठीक है। स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। स्वर ध्वनियों के कितने प्रकार हैं? स्वर ध्वनियों के कितने प्रकार हैं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, मतलब कि 3 प्रकार हैं, लेकिन 2 हिंदी में होते हैं और प्लुत संस्कृत में होता है। ठीक है। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनियां हैं। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार और संवृत स्वर ध्वनि है ई। अग्र मतलब ये अग्र ध्वनि है। अवृत्ताकार मतलब कि इसको जब हम बोलते हैं तो जो हमारा मुंह है वो वृत्ताकार मतलब गोल नहीं होता है, अवृत्ताकार होता है। संवृत मतलब कि बोलते समय मुंह बहुत ही कम खुलता है। तो ये कौन सी ध्वनि है? ई है। वर्णमाला के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। छोटी ए एवं बड़ी ए का उच्चारण स्थान क्या है? छोटी ए एवं बड़ी ए का उच्चारण स्थान क्या है?
कंठ तालव्य। क्या? कंठ तालव्य। अब जो ये नेक्स्ट व्यंजन ध्वनियाँ टॉपिक है, ये हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।